क्या निराश हुआ जाए। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बसंत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निहित क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसके बाद आप खुद उसे वाचन करने का प्रयास कीजिए और इसे विशेष रूप से इसमें जहाँ भी कठिनाई महसूस होती हैं उसे जो है लिखकर हमें भेजें एवं हमसे संपर्क करके उन कठिन शब्दों के अर्थों को नोट कर लें। पहले मैं आपको कठिन शब्दों का अर्थ दे देता हूँ। लिखें, आरोप, इसका अर्थ होता है दोष। प्रत्यारोप, पुनः दोष लगाना। तस्करी, सौदा जो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है उसको तस्करी कहते हैं। ठगी, धोखा। उसके बाद अतीत, भूतकाल। मनीषियों, विद्वानों। निरीह, सज्जन। श्रमजीवी, श्रम करके जीने वाले, मेहनत के बल पर जीने वाले श्रमजीवी होगा। आस्था, विश्वास। गुमराह, किसी का सही रूप से मार्गदर्शन न करना, किसी को अंधेरे में रखना गुमराह का हालत। उपेक्षा, तिरस्कार। आक्रोश, गुस्सा। साबित, सिद्ध। संग्रह, इकट्ठा। विचित्र, अनोखा। अवांछित, अनचाही। गिड़गिड़ाने, अपनी व्यथा को कहने, हाथ पांव जोड़ने लगे। भयभीत, डरा हुआ। मनुष्यता, इंसानियत। अरे जल्दी भाग रहे लड़के, हर घड़ी मत कर। निराश, आशा और उम्मीद की सारी चीजें छोड़ देना। ढाढ़स, धीरज।
ढाढ़स, धीरज। तो इन कठिन शब्दों के ये सब आपके सामने शब्दार्थ रहे। इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी क्लास वर्क में, अपने नोटबुक में अवश्य अंकित करें। प्यारे बच्चों, मैं वाचन करता हूं और आप भी वाचन कीजिए। साथ ही साथ एक एक प्रश्न, एक एक वाक्य में प्रश्नोत्तर हम लोग तैयार करते चलेंगे और हर अनुच्छेद को समझते चलेंगे। अब मैं वाचन कर रहा हूं, इसके अनुरूप आप भी वाचन करेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। साथियों, इस अनुच्छेद में मुख्य रूप से यह दर्शाया गया है कि लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। कभी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने आप को देखें, अपने आप में सुधार लाएं। अपने सुधरने की बजाय वो दूसरों को ही देखते रहते हैं और यही देखते हैं कि समाचार पत्र जो है, जिसमें चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, लूट मार आदि की कथाएं छपी हुई हैं, उन्हीं को देखकर ये चिंतित रहते हैं और उसी पर अपना चिंतन मनन करते हैं। और जो जितना ऊंचा पद पर व्यक्ति काम कर रहा है, उसमें उतनी सारी बुराइयां देखने का प्रयास करते हैं। अब हम इससे छोटे छोटे प्रश्नोत्तर तैयार कर लेंगे, 2-3। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। क्या हमारा देश ऐसा हो चुका है? तो ये इस तरह से हर दूसरे को सशंकित भरे नज़रों से देख रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। वास्तव में गुणी वही है जो कमियों को निरंतर दूर करता है। लेकिन जमाना क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं कि गुण देखने की बजाय दोष अधिक देखते हैं और सुखी लेखक उसको बताता है जिसके अंतर्गत कार्य करने की क्षमता नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता। यदि वह करेगा तो उसमें दोष है, बुराई है, तमाम प्रकार की शिकायतें हैं, त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों से वह हमेशा जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अगला अनुच्छेद देखिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? वास्तव में यह हमारे लिए चिंतनीय प्रश्न है कि भारत यही है? नहीं, गांधी और नेहरू जी ऐसे भारत का स्वप्न नहीं देखे थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में के गह्वर में डूब गया, जहां रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, रविंद्रनाथ, तिलक जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी आदि लोगों से यह देश
सुशोभित हो रहा था, आज वह किस गर्त में चला गया है, कहाँ चला गया है, इस पर हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। क्या हम उनकी संतान, उनके आदर्श को पूरी तरह छोड़ दें? यही उन्होंने संस्कार दिया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारा विश्वास यह कहता है कि कभी भी हम जो हैं वे दूर नहीं जा सकते अपने आदर्श से। हमारा आदर्श हमें कूट कूट कर भरा हुआ है। परेशानियां जो भी हों, लेकिन निश्चित रूप से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अनेक प्रकार के जाति, वर्ग, धर्म में हैं, सभी में कहीं न कहीं भारत की एकता और अखंडता का मूल भाव समाहित होता है। और हमारे आदर्शों ने जो सपना देखा है, उसी सपने का भारतीय हमेशा रहेगा, चमकेगा। कल था, आज है और कल भी होगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यह सच है, कड़वा सच, कि जो मेहनत से बेचारे जी खा रहे हैं, उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो लूट मार करके, दूसरे का शोषण करके, अपनी बुरी करतूतों के बल पर धन इकट्ठा करके जी रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। और उन्हीं का सिक्का, उन्हीं का जलवा, उन्हीं का माहौल देखने को मिलता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, जो कमजोर हैं, मध्यम वर्ग के हैं। सच का पालन सिर्फ वही कर रहे हैं। वो बेचारे सच पर मर मिटते हैं। इनका मानना है हम सच्चाई के रास्ते पर चल करके ही हम अपने आदर्श को स्थापित कर सकते हैं। यह उनका मूल भाव है। तो यह रहा आज का अध्याय। ये 4 पैराग्राफ, 4 अनुच्छेद का वाचन करते हुए आप लोगों को हमने व्यापक रूप से समझाया। आप लोग इसका वाचन करें और वाचन करने के साथ प्रत्येक अनुच्छेद से कम 5 प्रश्न उत्तर तैयार करें, जिसके उत्तर एक एक वाक्य के हों। जी।